हेलो फ्रेंड्स हम पिछले कुछ वीडियो से एमपी हिस्ट्री कवर कर रहे हैं और हमने पुरा पाषाण से लेके मतलब बहुत पुराने पत्थर के काल से लेकर पिछले ही वीडियो में गुप्ता डायनेस्टी और उसके साथ पैरेलल चलने वाली वाकाटक डायनेस्टी को कंप्लीट किया था। अगर हम ऑल इंडिया हिस्ट्री की बात करें तो हमें पता है गुप्ता डायनेस्टी और वाकाटक डायनेस्टी के जाने के साथ साथ पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी आती है। हालांकि एमपी की सिर्फ एक जगह का उल्लेख है वर्धन डायनेस्टी में, तो हम वर्धन डायनेस्टी कंप्लीट करते हैं 1 मिनट के अंदर। इस डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहेगा 550 एडी से 647 एडी और कैपिटल थी थानेश्वर, हरियाणा क्षेत्र के थे ये। इस डायनेस्टी के फाउंडर प्रभाकर वर्धन थे। इनकी उपाधि भी परम भट्टारक एंड महाराजाधिराज थी। फिर भी हम इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते। अब देखो, इनकी एक बेटी थी, नाम था राजश्री। इनका एक बेटा था राजवर्धन और दूसरा बेटा था हर्षवर्धन। ये इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड एक छोटी सी स्टोरी है। राजश्री की शादी हुई ग्रहवर्मन से। ये कन्नौज का शासक था। याद करने की छोटी सी ट्रिक है। राजश्री लॉकडाउन के टाइम सबने अपने घर में भर ली। राजश्री पान मसाला है, तो छोटे शहरों से खबरें आती थी राजश्री घर में भर ली। लेकिन मालवा के देवगुप्त ने ग्रहवर्मन पर अटैक कर दिया। देवगुप्त जीत गया। उसके बाद राजश्री के भाई राजवर्धन ने मालवा के देवगुप्त पर अटैक कर दिया। इसमें राजवर्धन जीत गया। तो उसके बाद देवगुप्त का फ्रेंड था गौंड शासक शशांक। ये वेस्ट बंगाल क्षेत्र में राज कर रहा था। इसने राजवर्धन पर अटैक कर दिया और गौंड शासक शशांक जीत गया। ये शिव धर्म को मानता था। इसने बोधि वृक्ष करवाया था। ये इसकी प्रमुख बातें हैं। फिर लास्ट में हर्षवर्धन ने शशांक को हरा दिया। फाइनली देखें तो वर्धन डायनेस्टी में हर्षवर्धन की ही जीत हुई। तो ये बुक्स में काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप 3 नाम याद रखें, ऐसे याद रखना। अब हर्ष के बारे में देखना है। 606 एडी से इसने कार्यकाल संभाला 647 एडी तक, और 606 एडी में ये मात्र 16 साल का था। इसके जीवन पर हर्षचरित लिखी गई है। वो हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित है। बहुत बार पेपर में आता है और ऑप्शन आता है हर्षचरित किसने लिखी, ऑप्शन में हर्षवर्धन रहता है। ध्यान रखना, हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी। इसके अलावा एक धावक था, उसने प्रियदर्शनी, PNR से याद रखते हैं, प्रियदर्शनी, N यानी नागानंद एंड R यानी रत्नावली, ये धावक ने लिखी है। एक क्वेश्चन और आता रहता है, ह्वेनसांग ट्रेवलर इसी के टाइम पर आया था, याद भी रहता है, हर्षचरित ह्वेनसांग। अब एमपी से रिलेटेड एक जगह का उल्लेख है, इस डायनेस्टी से रिलेटेड है वो। एक्चुअली जब शशांक ने राजवर्धन पर अटैक किया और राजवर्धन को मार दिया, तब उनकी बहन राजश्री को कारागार में बंद कर दिया। तो जब हर्षवर्धन ने अपने भाई के हत्यारे को यानी शशांक को मारने की ठानी और अपनी बहन राजश्री को छुड़ाने की ठानी और अपनी सेना लेके आगे बढ़ा, तब पता लगा राजश्री इसकी शशांक के कारागार से छूटकर भागी है। तो विंध्यांचल क्षेत्र में ये राजश्री मिली थी शशांक को, हर्षवर्धन को। तो ये विंध्यांचल क्षेत्र एमपी में है। बस यही रिलेशन है एमपी का। इसके बाद आते हैं चालुक। चालुक का रिलेशन ज़्यादा तो नहीं है एमपी से, लेकिन आगे आने वाली डायनेस्टी जैसे GRP यानी गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश, इनका लेना देना है चालुक से। तो एक लिंक तभी बनेगा जब हम चालुक को पढ़ेंगे। तो एक ओवरव्यू देखते हैं चालुक का। ध्यान से सुनना फ्रेंड, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले थे वादामी या वातापी के चालुक। ये साउथ की पहली डायनेस्टी थी जो पूरे साउथ क्षेत्र में थी, और ऐसा लग रहा था पहली साउथ की डायनेस्टी है जो खुल के सामने आ रही है। तो इससे याद रखते हैं हम, इसका जो रियल फाउंडर है वो पुलकेशिन I है। कैसे याद रखा पुलकेशिन? खुल के सामने आई थी ये वाली डायनेस्टी। और इसका कैपिटल था वातापी, नाम से ही क्लियर हो गया। वातापी कर्नाटक क्षेत्र में है। इसका ओवरऑल टाइम देख सकते हैं 543 से 755 एडी। पुलकेशिन के बाद आया पुलकेशिन II। इसका टाइम है 609 से 642 एडी। तो आप देख ही रहे होंगे ये हर्षवर्धन के पैरेलल चल रहा है। इसने अपने क्षेत्र का आधा भाग, थोड़ा सा भाग ईस्टर्न वाला अपने भाई को दे दिया था और उसका नाम रखा गया ईस्टर्न चालुक। तो ये सेकंड चालुक हो गए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट चालुक इधर थे वातापी के चालुक, ये सेकंड चालुक है। अब इसके फाउंडर और कैपिटल को याद करने की ट्रिक है। देखो, ईस्टर्न चालुक ने ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। यहाँ अभी बहुत कुछ होता रहेगा, लेकिन ईस्टर्न चालुक ने हस्तक्षेप नहीं किया। बहरा गूंगा बनकर एक जगह बैठा रहा, जैसे इसको कब्ज हो। तो बहरा गूंगा बनकर बैठा रहा, तो इसने जो कैपिटल बना रखा था वो था बेंगी। बहरा और गूंगा बनकर बैठा है, और एक जगह ऐसा बैठा रहा जैसे कब्ज हो। कब्ज विष्णुवर्धन इसका फर्स्ट रूलर है। अब इसको यहीं छोड़ते हैं, ये तो एक जगह बैठ गया। लेकिन जो वादामी या वातापी का चालुक है वो चलता गया, और उसका लास्ट था कीर्तिवर्मन II, और टाइम था 746 से 753 एडी। इसके बाद वादामी के चालुक से अलग हो गए राष्ट्रकूट।
जैसे ही वातापी के चालुक्य कमजोर हुए, राष्ट्रकूट सामंत थे वो अलग हो गए। जब भी हम राष्ट्रकूट लिखते हैं तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश साथ में लगते हैं। इन तीनों की लड़ाई आपस में चलती रहती है। ट्राइपर्टाइट युद्ध के नाम से प्रसिद्ध भी है। तो जैसे ही राष्ट्रकूट लिखा हमने और जी और पी साथ में लिख लिया, ऐसे ही ये तीनों ही लगभग 750 एडी में आए थे। एग्जैक्टली देखें तो राष्ट्रकूट 752 एडी में, पालवंश 750 एडी में और गुर्जर प्रतिहार 730 एडी से ही चलता था। और इंडिया में भी ये इसी ऑर्डर में है। जैसे इंडिया का ये रफ मैप है तो गुर्जर प्रतिहार यहाँ थे, राष्ट्रकूट ऐसे थे और पालवंश ऐसे थे। फिर हमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पालवंश को डिटेल में पढ़ना होता है और उसके बाद जब राष्ट्रकूट वीक होते जाते हैं तो इसी की जगह पर वेस्टर्न चालुक्य आ जाते हैं। उनका टाइम रहता है 973 एडी से 1189 एडी। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ये ऊपर ईस्टर्न चालुक्य थे और तो इसके तहत कुछ लोग वादामी के चालुक्य को वेस्टर्न चालुक्य बोल देते हैं, ये वेस्ट ये ईस्ट। ऐसा नहीं है। वातापी के चालुक्य के बाद तो उस जगह राष्ट्रकूट आए और राष्ट्रकूट को हराने के बाद उस जगह वेस्टर्न चालुक्य आए, जिसका फाउंडर था तैलप II और कैपिटल थी मान्यखेट। हालांकि बाद में एक शासक हुआ सोमेश्वर I, उसने कैपिटल कल्याणी कर ली। तो कभी कभी इनको वेस्टर्न चालुक्य को कल्याणी के चालुक्य भी बोलते हैं। इसके बाद एक चालुक्य और हैं, वो हैं चालुक्य ऑफ गुजरात। अब ये वाले चालुक्य इन चालुक्य से रिलेशन रखते थे ये या नहीं, ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि आधे हिस्ट्रियंस ने बोला है कि ये वाले चालुक्य इनसे ही रिलेटेड थे, लेकिन कुछ बोलते हैं ये बिल्कुल अलग थे और ये खुद भी बोलते थे कि ये बिल्कुल अलग है, इनका पहले वाले चालुक्य से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट तो है और हम पढ़ते भी हैं, क्योंकि आगे चल के मोहम्मद गजनवी का अटैक होना है जो सोमनाथ मंदिर पर अटैक कर रहा है। तो इसी के शासक भीम ने उस अटैक के टाइम भीम ही था वहाँ का शासक। हालांकि विफल तो नहीं कर पाया था, क्योंकि गजनवी सोमनाथ मंदिर पर अटैक करके लूट करके चला गया था। लेकिन जब भीम II आया उस टाइम पर मोहम्मद गौरी का अटैक हुआ, तो भीम II ने मोहम्मद गौरी को भगा दिया था। तो इस तरह से आप साथ में पढ़ के चालुक्य की कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब हम गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश को पढ़ेंगे। अगर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश का ऑर्डर याद हो जाए राजाओं का तो ईजी रहता है पढ़ना, इसलिए हम पहले इनका ऑर्डर याद करते हैं। राष्ट्रकूट का टाइम पीरियड आपको पता है 752 से 973, या बस इतना याद रख सकते हैं। राष्ट्रकूट सबसे बाद में आ रहा है, क्योंकि गुर्जर 730 से चल के आएगा, पालवंश इसके 2 साल पहले ही 750 एडी से चल के आएगा। लेकिन है तीनों की शुरुआत 750 एडी से ही। इसका फाउंडर है दंती दुर्ग, ये हमें याद रखना पड़ता है, इसका फाउंडर दंती दुर्ग है। पहले तो इनकी कैपिटल लातूर थी, लेकिन बाद में मानखेड़ हो गई थी। अभी हम देखेंगे किसने मानखेड़ की थी, लेकिन अभी तो इनकी कैपिटल लातूर ही है जब दंती दुर्ग फाउंडर इसका। इसके बाद बस आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक कृष्ण I और नीचे कृष्ण III। अब एक स्टोरी सुनो फ्रेंड्स। कृष्ण जी से रिलेटेड 2 जानवर कौन से हैं? जानवर, हालांकि सांप जानवर नहीं है, रेप्टाइल है, फिर भी आप मान लो। एक तो सांप है कृष्ण जी से रिलेटेड, क्योंकि कृष्ण जी ने इनके सिर पर खड़े होकर डांस किया था। तो एक तो सांप है और दूसरा है गाय। तो जो सांप है वो पानी में रहता है और पानी की धार दोनों तरफ होती है। बस आपको सांप और गाय याद करना है। सांप से आपको याद आएगा यहाँ पे एक रूलर है धारावर्ष। जो सांप है वो पानी की धारा में है, धारावर्ष। और उसके बाद गाय, GAI। जी यानी गोविंद, मोस्ट प्रिसाइसली गोविंद III है ये। ए यानी अशोक, तो अशोक तो आ चुका है पहले ही मौर्य साम्राज्य में, तो ये साउथ का अशोक है और जिसका नाम है अमोघ वर्ष। और उसके बाद आई यानी इंद्र III। तो आपको ऑर्डर याद हो गया। फर्स्ट दंती दुर्ग, कृष्ण I एंड कृष्ण III याद रखा। और कृष्ण से रिलेटेड 2 चीजें हैं, एक है सांप और एक है गाय। सांप से याद रखना है धारावर्ष और गाय से GAI से गोविंद III, अमोघ वर्ष एंड इंद्र III। अब गुर्जर प्रतिहार का ऑर्डर देखो फ्रेंड। गुर्जर प्रतिहार का ऑर्डर तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट है इसका नागभट्ट, आगे नागभट्ट और आएगा इसलिए इसको नागभट्ट I बोल दो। एक रूलर है वत्सराज, हालांकि छोटे मोटे रूलर बीच में आते रहते हैं इसलिए हम सेकंड नहीं लिख सकते यहाँ। एक रूलर है वत्सराज, फिर है यहाँ नागभट्ट II और उसके बाद है 4 M, 1 2 3 4 और लास्ट के दोनों तो हमें पता भी हैं, महिपाल I एंड महिपाल II। और फर्स्ट वाला M तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जानते भी हैं इसको, मिहिर भोज। सिंपली भोज बोल देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मिहिर भोज। अब एक M बचा है, ये है महेंद्रपाल। आगे और भी आते हैं इसलिए महेंद्रपाल I। बहुत रूलर हैं लेकिन ये ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं को पढ़ना है। इधर पालवंश है, पालवंश तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी रूलर लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट था गोपाल, और भी आएंगे इसलिए गोपाल I लिख देते हैं। और एक था धर्मपाल,
धर्मपाल ग्रेटेस्ट है, इसलिए धर्मपाल को तो लिखते ही हैं। दो और हैं, जैसे एक है देवपाल एंड नेक्स्ट है महिपाल वन। आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, ये महिपाल वन है जबकि हम यहाँ पर महिपाल वन पढ़ चुके हैं, वो अलग अलग है। और लास्ट था बहुत सिंपल, पाल पाल। रूलर याद हो गए हैं तो 50% काम हो गया है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड, ये राष्ट्रकूट है, टाइम है 752 AD। हमें पता है इसके ऊपर जस्ट वादामी या वातापी के चालुक्य थे, उनके ही ये सामंत थे पहले शुरुआत में। जैसे ही वादामी के चालुक्य कमजोर हुए, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट की स्थापना कर दी। दंती दुर्ग जो फाउंडर था राष्ट्रकूट का, उसने गुर्जर प्रतिहार के नागवट वन को हराया था। ये नागवट वन उज्जैनी के हैं, तो हमें ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं क्योंकि उज्जैन MP से रिलेटेड है। तो दंती दुर्ग जो राष्ट्रकूट का फाउंडर है, उसने नागवट वन को हराया था। फिर क्वेश्चन ये आता है, दंती दुर्ग ने वादामी के चालुक्य को साफ कर दिया? जी नहीं फ्रेंड्स, वादामी के चालुक्य को साफ किया था कृष्ण वन ने। उसके बाद आता है नेक्स्ट धारावर्ष। ये धाराएं दोनों तरफ जा रही है, इसका मतलब मेरे को ये बताया जा रहा है कि धारावर्ष ने दोनों तरफ के लोगों को हराया था, इस साइड धर्मपाल को और इस साइड वत्सराज को। वैसे ही फ्रेंड्स, ये धर्मपाल ग्रेटेस्ट रूलर था इस साइड का, और इसी ने ट्राइपर्टाइट युद्ध में शामिल हुआ, मतलब तीनों से लड़ना शुरुआत हुई। इससे पहले ये सब नहीं होता था। ये तीनों लड़ाइयाँ क्यों चल रही हैं? कन्नौज को जीतने के लिए लड़ाई शुरू हुई है। ये तीनों ही कन्नौज पर अपना शासन करना चाहते थे। तो धारावर्ष ने कन्नौज को जीतने के लिए एक अभियान छेड़ रखा था। तो जब ये वत्सराज को मारने जा रहा था, वत्सराज इस टाइम पर झांसी में है, तो मालवा वगैरह से होता हुआ गया था, मालवा क्षेत्र से, जो MP का है, तो याद रखना होता है हमें। हालांकि नेक्स्ट रूलर गोविंद 3 है, ये भी गोविंदा हमारा हीरो है, इसने भी दोनों साइड के लोगों को हराया। इधर नेक्स्ट नागवट 2 को हराया और इधर के धर्मपाल ने तो अपने आप ही सरेंडर कर दिया था। अब ये नागवट थोड़ा राइट साइड है, बुंदेलखंड क्षेत्र में है, और ये गोविंद 3 भोपाल होते हुए गया, भोपाल, झांसी और उसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र में नागवट 2 को हरा दिया। इसके बाद नेक्स्ट रूलर है A4 अशोक, यानी साउथ का अशोक। इसको साउथ का अशोक बोलते थे, नाम है अमोघवर्ष। जैन धर्म को फॉलो करने वाला अमोघवर्ष अच्छा रचयिता था। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की थी और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। इसके दरबार में अच्छे लेखक थे, जैसे जिनसेन, महावीराचार्य, शाक्तायना, लेकिन इसने तुंगभद्रा नदी में समाधि ले ली थी। उसके बाद आता है इंद्र 3, इसने महिपाल को हराया था। लेकिन MP से रिलेटेड खास बात यह है, इंद्र 3 ने MP में त्रिपुरी की कल्चुरी राजकन्या बैजंबा से विवाह किया था। तो ये MP से रिलेटेड पॉइंट है, वो याद रखेंगे। फिर राष्ट्रकूट में नेक्स्ट है कृष्ण 3। कृष्ण 3 लास्ट इफेक्टिव शासक है। हालांकि लास्ट शासक कुर्क है, लेकिन इफेक्टिव कृष्ण 3 है। MP में जूरा अवलेख जो मैहर में है, इससे पता लगता है इन्होंने बुंदेलखंड को जीता था कृष्ण 3 ने। और कृष्ण 3 ने परमार के सियक को भी हराया था। आगे हम परमार डायनेस्टी पढ़ेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट रूलर था सियक। एक्चुअली हम याद भी रखते हैं ACM, SMS, भोज, ADM, ये रूलर हैं, हम आगे पढ़ेंगे। उसमें से जो सियक है उसको कृष्ण 3 ने हराया था। फ्रेंड, यहाँ राष्ट्रकूट खत्म हो गया और एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, फेवरेट क्वेश्चन है, एक पत्थर को काट के सबसे बड़ा शिव मंदिर, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो एलोरा की गुफाओं में है, वो किसने बनवाया था? ऑप्शन में कृष्ण 1 भी आता है, कृष्ण 3। ध्यान रखना, ये पहले ही बन गया था, कृष्ण 1 ने ही बनवाया था, जिसने वादामी का सफाया किया था। एलोरा में 34 गुफाएं हैं, उसमें से 1 से लेकर 12 तक बुद्ध की गुफाएं हैं, 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन गुफाएं हैं। राष्ट्रकूट खत्म। अब फ्रेंड हम पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार। आपको पता है 730 AD से इसकी शुरुआत है और रूलर का ऑर्डर ये है। गुर्जर प्रतिहार की एक खास बात है, पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवरदाई लिखी है, उसमें ये बताया गया है माउंट आबू पर्वत से जो अग्निकुंड हुआ, उस अग्निकुंड से 4 डायनेस्टीज का उदय हुआ। उसमें से एक है गुर्जर प्रतिहार, दूसरा चालुक्य, तीसरा चौहान और लास्ट है परमार। तो गुर्जर प्रतिहार ये है, परमार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आधी हिस्ट्री ऐसे ही कवर हो गई जब राष्ट्रकूट कर रहे थे। अब हम मिहिर भोज के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने राष्ट्रकूट के कृष्ण 2 को हराया था। हालांकि कृष्ण 2 को हमने मेंशन नहीं किया था क्योंकि वीक रूलर था कृष्ण 2, मिहिर भोज ने हराया था। मिहिर भोज के बारे में और देखते हैं। मिहिर भोज के 3 अभिलेख है, उससे ये पता लगता है कि ग्वालियर क्षेत्र तक इसका शासन था। इसका एक है कहला अभिलेख, दूसरा जयपुर का चार्टर अभिलेख और तीसरा है ऊना ताम्रपत्र। फ्रेंड्स, ये वो भोज नहीं है जिसके नाम पर भोपाल में राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या फिर भोपाल प्रसिद्धि का कारण बना था, क्योंकि वो भोज परमार डायनेस्टी में आएगा, ये अलग है गुर्जर प्रतिहार वाला। इसके बाद महेंद्रपाल है,
इसके टाइम पर राइटर राजशेखर रहता था, इनके टाइम पर, महेंद्रपाल वन के टाइम पर। और निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र जैसी पदवी दे रखी थी महेंद्रपाल को राजशेखर ने। आप याद भी रख सकते हैं, महेंद्र बाहुबली निर्भय है तो निर्भय राज की उपाधि थी राजशेखर ने। इसके बाद महिपाल वन है, बगदाद का यात्री अल मसूदी इसके टाइम पर भारत आया था। गुर्जर प्रतिहार में लास्ट रूलर यशपाल था, जिसको चंदेल के गंडदेव ने हराया और इसकी यशपाल की हत्या कर दी। और इसके बाद पाल वंश है। पाल वंश में पढ़ने के लिए कुछ खास नहीं है, बस धर्मपाल ग्रेटेस्ट रूलर था, ये याद रखते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम परमार चंदेल करेंगे। थैंक यू।